नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं, इसका चौथा पार्ट का पहला भाग दादू का। और आज हम देखेंगे उसका दूसरा भाग। तो ये दूसरा भाग पढ़ने के पहले हम थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा है। इसके पहले तो कल हमने इसके पहले ये पढ़ा है कि लेखक एक शहर में जाते हैं जॉब के लिए और वहाँ किराए के मकान से रहते हैं। तो उनका जो घर मालिक होता है उनको एक दादू नाम का नौकर भी दे देता है, लेकिन लेखक को ये दादू पसंद नहीं रहता क्योंकि ऊपर से दिखने में ये अच्छा नहीं दिखता है और घिना सा दिखता है। तो लेखक को लगता है कि मैं इसको ना कैसे बोलूँ, अब इसको बंद कैसे करूँ। तो मन ही मन में सोचते रहते हैं कि उसको बंद किस तरीके से किया जाए। लेकिन फिर उसके साथ थोड़ा सा बातचीत होने के बाद उस लेखक को वही दादू अच्छा लगने लगता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। देखो, आज हम इस पाठ का दूसरा भाग देखते हैं। दादूने माझी माहिती, सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती, पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे। लेखक कहते हैं कि दादू ने तो मेरी पूरी जानकारी पहले से ही सब निकाल ली थी कि लेखक क्या करते हैं, उनके घर में कौन कौन है, माताजी पिताजी क्या करते हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी उन्होंने निकाल ली थी। लेकिन अपने बारे में दादू ने कभी लेखक को ज़्यादा नहीं बताया था क्योंकि वो ज़्यादा उनके साथ स्वयं के बारे में नहीं बोलता था। एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती। क्या हो गया था कि एक दो बार जैसे बातों में लग जाते थे, तो वही बातों बातों में एक दो बार उन्होंने अपने बारे में दादू ने थोड़ी बहुत जानकारी लेखक को दे दी थी। त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता, सोलापूरच्या कुठल्याशा गिरणीत होता तो। तो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी के अनुसार लेखक को पता चला था कि उसका लड़का जो है ये भी लेखक के ही जितना एज का है और वो सोलापुर, महाराष्ट्र में एक सोलापुर शहर है, तो सोलापुर शहर में वो एक गिरणी यानी कारखाना, फैक्ट्री में वो काम करता है। दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण पडला होता। परिस्थिति ये थी कि दादू जब गांव में रहता था तो वहाँ खेती करता था। खेड़े यानी गांव, और वहाँ वो खेती करता था। तो उसके खेती का जमीन यानी खेती एक छोटा सा टुकड़ा साहूकार के पास खूब दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए वो क्या पड़ा था, वो गहान पड़ा था। गहान यानी गिरवी रखा हुआ था। हो सकता उसने कर्जा लिया होगा, पैसा नहीं होगा तो गिरवी रखा था। तो साहूकार की कर्जे की चुकती नहीं कर पा रहे थे दादू, तो वो उसको जमीन को छुड़ा नहीं पा रहे थे। म्हातारपणामुळे शेती होईनाशी झाली तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला आणि त्याने मुलाला सोलापुरला पाठवले। अब दादू कैसा हो गया था, उसकी एज भी हो गई थी, वृद्ध हो गया था। म्हातारपण यानी वृद्ध हो गया था और वृद्ध होने के कारण शेती शेती यानी खेती उससे नहीं होती थी, किसानी नहीं होती थी। तब उसने क्या किया, बायको यानी पत्नी, अपनी पत्नी को लेके वो कहाँ आ गया, यहाँ यहाँ यानी जहाँ लेखक रहते हैं उस शहर में आ गया आणि त्याने आपल्या मुलाला सोलापूरला पाठवले और अपने लड़के को कहाँ भेज दिया, सोलापूर शहर में। फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा। क्या हो गया था कि दादू को ये जो दादू का लड़का था, शादी के बाद बहुत दिनों बाद, बहुत लेट उनको लड़का हुआ था, तो इकलौता भी था। तुम्ही आई बाप सोलापुरला मुलाकडेच का राहत नाही। फिर लेखक को लगा कि इकलौता लड़का है, वो सोलापुर में रहता है और दादू यहाँ रहता है और सब अलग अलग इकलौता लड़का होने के बाद तो लेखक ने प्रश्न पूछा दादू को कि आप दोनों आई बाप यानी माताजी और पिताजी दोनों भी सोलापुर को अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहते हो। म्हणून मी त्याला विचारले
तेव्हा त्याने सांगितले, आम्ही दोघं सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार. मग तो सावकाराकडली जमीन सोडवून कशी घेणार? जैसे लेखक ने प्रश्न पूछा उसको कि तुम दोनों बेटे के पास क्यों नहीं रहते हो, तो उसने उसका उत्तर दिया कि लड़का जो है सोलापुर में रहता है और मैं और मेरी पत्नी हम दोनों उसके पास जाएंगे तो उसका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि उसको इतनी सैलरी भी नहीं है, वही एक कंपनी में काम करता है वो। और हमको क्या करना है, गांव में जो हमारा जमीन का टुकड़ा है, खेती का टुकड़ा है, जो साहूकार के पास गिरवी रखा हुआ है, उसका कर्जा नहीं चुकता हुआ, तो उसको भी छुड़ा के लाना है। तो हम कैसे छुड़ाएंगे? इसीलिए उसका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ रहते हैं और लड़का सोलापुर में रहता है। बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते, सोलापुरात ती काय करणार? दादू कहने लगा कि मेरी बायको यानी मेरी पत्नी जो है वो क्या करती है, कडधान्य बेचती है और उसके कारण उसको 4 पैसे मिलते हैं। अब कडधान्य कडधान्य यानी कुछ ये होते हैं, दाने होते हैं, जैसे मूंग होते हैं, मोट होती है, चना होता है और मटर होता है। इसको क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं 6-7 घंटे के लिए। फिर वो 6-7 घंटे के बाद, भीगने के बाद क्या करते हैं, उसको पानी से निकाल के एक कपड़े में, सूती कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध के रख देते हैं। तो क्या होता है कि रात को बांध के रख दिया तो सुबह उसमें छोटे छोटे अंकुर आने लगते हैं, और ये अंकुरित जो दाने होते हैं उसको बोलते हैं कडधान्य। तो ये अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और महाराष्ट्र में खूब चलते हैं। तो वो क्या करती है, यहाँ सोलापुर में ये उसका खप होता है, खपते हैं तो कडधान्य बेचती है। उसके कारण दादू की पत्नी को 4 पैसे अपने परिवार चलाने के लिए काम में आ जाते हैं। लेकिन सोलापुर में वो क्या करेगी? दादू कहने लगा, तिथं मोड खपतात की नाही कोण जाने, नि सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेज नाहीत. दादू कहने लगा कि वहाँ मोड़ मोड़ है ने वही अंकुरित धान्य, कडधान्य खपते भी है कि नहीं, कोई इसकी जानकारी नहीं है। और वहाँ यहाँ जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस है, उस प्रकार के कॉलेजेस भी सोलापुर में नहीं है। तो कॉलेजेस में नहीं है तो दादू को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लेखक जो है कॉलेज में ही जॉब करते हैं और उनके कारण दादू को क्या मिल गया, दादू को भी जॉब मिल गया, उसको भी नौकर रख लिया लेखक ने, तो काम मिल गया। अब पत्नी को भी काम मिल गया, वो भी कडधान्य बेचने लगी, दोनों काम यहाँ हो रहे और उधर बेटा सोलापुर में अपना कंपनी में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर ये परिवार के लिए मदद करेंगे तीनों मिलके तो क्या हो जाएगा, उनके गांव की जो जमीन का टुकड़ा है उसको साहूकार से वो छुड़ा के ले आएंगे। तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथं कोण काम देणार? लेखक कहने लगे कि मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे वहाँ कौन काम देगा? सोलापुर में बड़े बड़े कॉलेजेस है नहीं, बड़े बड़े पगार वाले लोग वहाँ है नहीं, तो मुझे कौन काम देगा? इसलिए मैं और मेरी पत्नी यहाँ रहते हैं और मेरा लड़का सोलापुर में काम करता है। पण मुला वाचून कसं करमत रे तुला? लेखक कहने लगे उसको कि लेकिन लड़के के बिना तुम्हें अच्छा लगता है? न करमायला काय झालं साहेब, तुम्ही नाही का आहात, तुम्ही नहीं का आलाय आई वडिलांना सोडून? दादू कहने लगा कि मुझे अच्छा न लगने के लिए क्या हो गया, आप नहीं आए क्या अपने आई और वडील को छोड़ के, मतलब अपने मम्मी पापा को छोड़ के? तसाच माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेलाय, आप जैसे आए उसी प्रकार से मेरा बेटा भी हम दोनों को छोड़ के काम के लिए कहाँ सोलापुर में रहता है, गिरणी में काम करता है यानी कारखाने में काम करता है। मी इथं तुमचं काम करतोय ना, सोलापुरात अशीच कुणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल। मैं आपका काम करता हूँ ना, आपको पूरी मतलब आपकी देखभाल करता हूँ, आपका ध्यान रखता हूँ, उसी प्रकार से सोलापुर में भी मेरे बेटे को कोई एक म्हातारी, म्हातारी यानी वृद्ध स्त्री होगी, तो वो भी अपने बेटे जैसी उसको क्या करती होंगी, जेवायला घालत असेल। जेवायला यानी खाने को देती होंगी, खाना बना के। 3 महिन्यात दादूची निमाजी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख आहे असे वाटू लागले। अब दादू को रखते हुए लेखक को कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए। और 3 महीने में लेखक कहते हैं कि दादू और मेरी कम से कम
ऐसे लग रहा है कि 3 साल की जान पहचान होगी। देखो कितना अंतर आ गया। शुरू में तो लेखक को दादू अच्छा नहीं लगता था, उसको नौकरी से निकालने के लिए वो लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने में उनको वो अच्छा लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि ये 3 महीने ने 3 साल से इसकी मेरी और इसकी क्या है, जान पहचान है। क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे कित्येकदा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिराडी येत नसे, पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे। लेखक को क्रिकेट खेलने का शौक था, तो लेखक क्या करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे। और उस समय में क्रिकेट जोर से शुरू था वहाँ पे, तो क्रिकेट खेलने जाते थे लेखक। तो इसके कारण क्या होता था, कभी रात को 8-8 बजे तक मी बिराड़ी येत नसे, बिराड़ी यानी घर, लेखक घर नहीं आते थे, खेलते रहते थे। लेकिन लेखक को कितना भी लेट हो गया, उशीर उशीर यानी लेट, फिर भी वो दादू सोता नहीं था। वो क्या करता था, बाहर ओट्यावर, ओट्यावर यानी चबूतरे पर अंधेरे में लेखक की वाट यानी राह देखता रहता था कि अब आएंगे तब आएंगे, सोता नहीं था वो। एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला आणि डब्यातला भात निघून गेला तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे। एक आध दिन क्या होता था, मुझे आने को लेट हो जाता था, ज़्यादा देरी हो जाती थी मुझे यानी लेखक को, तो वो क्या करता था, और डिब्बे में जो भात रखा हुआ रहता था, जैसे ही उसको पता चलता था कि मैं आ गया हूँ, तो वो ठंडा हो गया भात, वो जल्दी से स्टोव जलाने के लिए उठ जाता था, जल्दी जल्दी स्टोव जलाता था। थंडगार झालेला भात स्टोववर तापवला म्हणून त्याला उनवुनीत भाताची गोडी कशी येणार। लेखक कहते कि ये ठंडा हुआ जो चावल है, एक बार ठंडा हो गया, अब उसको कितना भी गर्म करेंगे तो वो जैसे फ्रेश गरम ताजा ताजा चावल होता है, गरम ताजा ताजा भात होता है, उसकी गोड़ी, गोड़ी यानी स्वाद, उस प्रकार का स्वाद, ताजे चावल की टेस्ट तो उसको नहीं आएगी। पण दादू ने ऊन केलेला तो भात खाताना मला फार गोड वाटे। लेकिन लेखक बोलते हैं कि दादू जब ये भात को ऊन करता था, ऊन यानी गरम करता था, तो उसने गरम किया हुआ चावल भी खाने में मेरे को मजा आता था, क्योंकि उसमें दादू की इतनी सारी कष्ट और इतना सारा प्रेम भरा हुआ रहता था, इसलिए उस भात की भी लेखक को बहुत अच्छी टेस्ट आती थी। त्या गोडीचा उगम अन्नात नव्हता, दादूच्या मनात होता। लेखक कहते हैं कि वो गोड़ी, गोड़ी यानी स्वाद, उस स्वाद का उगम उस अन्न में नहीं था, उस भात में नहीं था, तो किसमें था, वो दादू के मन में था, क्योंकि अपना मन लगा के उसने उसको गर्म किया था, लेखक को अपना बेटा समझ के खिलाया था। एका रविवारी दादूची स्वारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली। लेखक कहते हैं कि एक रविवार को छुट्टी का दिन था, तो एक रविवार को लेखक गए मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए, ग्राउंड में गए, तो वहाँ दादू भी पहुंच गया, वहाँ दिखा दादू उनको। तेव्हा तर मी थक्कच झालो। लेखक कहते हैं कि उसको देख के तो मैं थक्का ही हो गया, थक्का यानी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दादू कभी नहीं जाता था, और आज वो क्या हो गया, क्रिकेट देखने, लेखक कैसे क्रिकेट खेलते हैं तो देखने को गया। रात्री मी त्याला विचारले तेव्हा म्हातारा लाजेने अगदी चूर झाला। रात को जब मैं क्रिकेट खेल के घर गया तो मैंने पूछा कि क्यों दादू, तुम आज ग्राउंड आए थे क्रिकेट देखने के लिए, तो ये शर्म के मारे क्या हो गया, चूर चूर हो गया, लेकिन यानी कि उसको बहुत शर्म आई। पण थोड्या वेळाने त्याने ते कारण सांगितले, आदल्या दिवशी मी फार चांगला खेळलो होतो। दादू सकाळी खानावळीत डबा आणायला गेला तेव्हा तिथल्या विद्यार्थ्यात माझ्या पराक्रमाच्याच गोष्टी चालल्या होत्या। जब लेखक ने उसको पूछा तो लेखक को पता चला कि दादू ग्राउंड में क्रिकेट देखने क्यों आया था, क्यों आया था। लेखक को पता चला कि पहले दिन लेखक बहुत अच्छा खेले थे, और बहुत अच्छा खेले थे तो दादू कहाँ गया, सुबह उठने के बाद
वो खानावड़ी यानी जहाँ मेस, जहाँ खाना बनता है, तो वहाँ से टिफिन लेने गया दादू। तो वहाँ जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उन विद्यार्थियों में लेखक के पराक्रम के ही चर्चे चल रहे थे, उनकी ही बातें हो रही थी कि लेखक बहुत अच्छा खेळते हैं, इस प्रकार से। त्या ऐकून दादूला वाटले, आपल्या साहेबांच्या खेळाची सारे लोक इतकी स्तुती करतात तेव्हा आपणही तो पहावा। वो बातें सुन के दादू के मन में भी ऐसे लगा कि मैं भी मेरे मालिक का गेम देखने क्यों न जाऊं। तो मेरी भी इच्छा हो गई, तो मैं कहाँ चला गया, ग्राउंड चला गया क्रिकेट देखने। सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, शेवटचा यानी अंतिम और आठवडा यानी सप्ताह, सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बाहेर गावी एक सामना झाला। सामना यानी गेम, क्रिकेट। तो सितंबर महीना चल रहा था, उसके अंतिम सप्ताह में दूसरे एक गांव में क्रिकेट की मैच डिसाइड हो गई थी। जमीनदार नावाचा माझ्याच कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता। एक जमींदार नाम का लेखक के ही कॉलेज का लेखक का एक मित्र क्या था, उस क्रिकेट का कप्तान था। कप्तान यानी कैप्टन। माझी फलंदाजी ने त्याची गोलंदाजी, फलंदाजी यानी बैटिंग करना और गोलंदाजी यानी बॉलिंग। तो मैं बैटिंग करता था और वो बॉलिंग करता था। असा धुवा उडवला आम्ही दूसऱ्या बाजूचा। धुवा उडवला यानी उनको क्या किया, पराजित किया, पराभव किया उनका, हरा दिया उनको। किसने, जहागीरदार ने और मैंने क्या की, बैटिंग की, और जहागीरदार ने बॉलिंग की। दोनों की बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बहुत अच्छी थी, और टीम क्या होगी, दूसरी टीम हार गई। परत येताना मी जहागीरदारच्या गाडीमध्ये बसलो। गाडी हाकणे आणि सामन्याच्या गप्पा मारणे या दोन गोष्टींपैकी अधिक बेफामपणे तो कोणती गोष्ट करत होता हे सांगणे फार कठीण होते। लेखक कहते हैं कि मैच हो गई, फिर मैच खेलने के बाद हम क्या, घर आने के लिए, वापस आने के लिए निकल गए। तो कहाँ कैसे वापस आए, जहागीरदार की गाड़ी में बैठ के। तो जहागीरदार क्या कर रहे थे, गाड़ी हाकने यानी गाड़ी चलाना, आणि सामन्याच्या गप्पा मारने। जहागीरदार गाड़ी भी चला रहे थे और आज की मैच कैसे हुई इस प्रकार उसकी गप्पे भी, उसकी बातें भी बता रहे थे। गाडी हाकणे आणि सामन्याच्या गप्पा मारणे या दोन गोष्टींपैकी अधिक बेफामपणे कोणती गोष्ट करत होता हे सांगणे फार कठिन होते। लेखक कहते हैं कि जागीरदार गाड़ी भी बहुत जोर से चला रहा था और क्रिकेट की बातें भी बहुत अच्छे से कर रहा था। तो इन दोनों में से ज़्यादा जोरदार, गाड़ी अच्छे से ज़्यादा जोरदार चला रहा था कि बातें खूब जोर से कर रहा था, ये बताना बहुत कठिन है। मतलब दोनों काम वो जोर जोर से कर रहा था, मतलब गप्पे भी लड़ा रहा था क्रिकेट की और गाड़ी भी तेज तेज चला रहा था। खेळताना मनुष्याला भान नसते, त्यामुळे खेळाच्या श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले आहे याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नहीं। मग मात्र अंग ठनकू लागले। लेखक कहते हैं कि जब मैं खेल रहा था तो खेलते समय मनुष्य को क्या नहीं रहता, भान नहीं रहता है। भान नहीं रहना यानी मालूम नहीं पड़ता है कि हमें दर्द भी हो रहा है शरीर में, खेल रहे इतना मगन हो जाते हैं खेल में। त्यामुळे खेळाच्या श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले आहे। अंग आंबून जाने, आंबून जाने ने बदन में दर्द होना। तो तब तो मुझे पता नहीं चला खेलते समय, लेकिन जब खेलने के बाद मैंने इतनी मेहनत ली, इतना अच्छा खेला, तो उसके बाद मेरा बदन क्या करने लगा, शरीर दर्द करने लगा। याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नहीं। लेखक कहते हैं कि गाड़ी में बैठने तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि मेरा बदन दर्द कर रहा है। मग मात्र अंग ठनकू लागले, लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतर गया तो मेरा बदन क्या होने लगा, बहुत दर्द करने लगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं, और बचा हुआ पाठ का जो भाग है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस भाग के जो शब्दार्थ है दूसरे भाग के, वो शब्दार्थ मैं आपको अभी बताती हूँ, आप उसको लिख के रखना।
माहिती यानी जानकारी, रंगात येऊन यानी मग्न होके, गिरणी यानी कारखाना, खेड़े यानी गांव, गहाण यानी गिरवी रखना, म्हातारपण यानी वृद्धापकाल, शेती यानी किसानी, बायको यानी पत्नी, एकुलता यानी इकलौता, पोर यानी लड़का, कडधान्य यानी अंकुरित अनाज, मोड़ यानी अंकुर, करमणे यानी मन लगना, म्हातारी यानी वृद्ध स्त्री, ओळख यानी पहचान, बिर्राडी यानी घर को, ओटा यानी चबूतरा, निवून गेला यानी ठंडा हुआ, उनउनीत यानी गरम, गोडी यानी स्वाद, गोड यानी चविष्ट या मीठा, उगम यानी मूल स्रोत, थक्क होने यानी आश्चर्यचकित, लाज यानी लज्जा, खानावळ यानी मेस, शेवट शेवट यानी अंतिम, सामना यानी मैच, कप्तान यानी कैप्टन और फलंदाजी यानी बैटिंग। और भी है गोलंदाजी यानी बॉलिंग, धुआं उड़ाने यानी हराना या पराभूत करना, गाड़ी हाँकने यानी गाड़ी चलाना, बेफामपने यानी खूब जोर से, भान नसने यानी बेभान होना, अंग अंबुन जाने यानी बदन दर्द करना, अंग ठनकने यानी बदन दर्द करना। तो ये हो गए बच्चों इस पाठ के, इस दूसरे भाग के शब्दार्थ। और अगला जो भाग है दादू पाठ का वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।